हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। ओ लेवल की क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ओ लेवल के जो सेमेस्टर जैसे M1 R5 में जो क्वेश्चंस आते हैं मैं पहले उनको कवर करा रहा हूं। टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं और तीनों सब्जेक्ट को मैं बारी बारी से कवर कराऊंगा। साथ ही साथ ये जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जो ओ लेवल M1 R5 में जो डीपली क्वेश्चंस आते हैं, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं, उनका सॉल्यूशन मैं आज देने वाला हूं। आज के वीडियो पे मैं 5 क्वेश्चंस कवर करूंगा। इन 5 क्वेश्चंस के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। देखो वीडियो देखना इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चंस को रट्टा मारना से बेहतर होता है कि आप उसको समझें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं समय बर्बाद किए बिना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपसे पूछा गया है कंप्यूटर क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। और हाँ, ये एक्सप्लेन आपको नॉर्मली नहीं करना कि कंप्यूटर क्या है, आपको डीप आंसर देना होता है जिससे कि आपको मार्क्स मिल सके, क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ, एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, इनपुट, और उसमें प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को लेता है, जिसको इनपुट कहते हैं, और जो प्रोसेस करने के बाद जो हमें देता है उसको आउटपुट कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है और फ्यूचर यूज़ के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर भी कर लेता है, जो कि स्टोरेज डिवाइस का इसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है। फ्यूचर में डेटा को दिखाने के लिए ये अपने पास डेटा को स्टोर भी कर लेता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम समझ लेते हैं। तो पहली विशेषता है इसकी स्पीड। तो कंप्यूटर कुछ भी काम ह्यूमन के हज़ारों गुना फास्टर करता है। सिंपल कैलकुलेशन हो या कॉम्प्लेक्स, सब कुछ मिली सेकेंड्स में होती है। तो आपको पता ही होगा कंप्यूटर की स्पीड के बारे में। जैसे कि पहले जो लेबर काम करते थे उनको थोड़ा सा काम करने में पूरा दिन लग जाता था, वहीं पर जब से क्रेन मशीन आई हुई है, आपको पता होगा JCB, उसने उस काम को कितना आसान कर दिया और कितने सारे मजदूरों का काम एक साथ करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे पहले जो काम होता था वो रजिस्टर्स में होते थे, डेटा को मेंटेन करना, लेकिन आज कंप्यूटर में हो रहा है। तो एक व्यक्ति बैठकर पूरा का पूरा काम कर रहा है बहुत आसानी से और बिना किसी गलती के। तो ये कैसे आसान हुआ? कंप्यूटर से। अब बात कर लेते हैं सेकेंड। तो इसमें बताया गया एक्यूरेसी, शुद्धता। तो वाकई में इसको बताने की तो आपको ज़रूरत है नहीं। गलतियाँ सिर्फ तब होती हैं जब ह्यूमन ने डाटा गलत दिया हो, वरना कंप्यूटर का रिजल्ट 100% एक्यूरेट होता है। जैसे कि अगर आपने इनपुट ही गलत दे दिया तो आपको आउटपुट गलत मिलेगा। अदरवाइज कंप्यूटर का जो डाटा होता है वो हमेशा 100% त्रुटि मुक्त होता है, मतलब इसमें गलती होने की संभावनाएं होती ही नहीं है। ठीक है, अब ऑटोमेशन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बिना रुके और बिना थके प्रोग्राम फॉलो करता है जब तक पूरा ना हो जाए। देखो, इंसान जब कोई काम करता है तो वो थक सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो थकता नहीं है, ना ही रुकता है। वो तब तक काम को करता है जब तक कि आपको कंप्लीट वो आउटपुट ना दे दे। स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकता है हार्ड डिस्क और SSD या पेन ड्राइव के माध्यम से। अब मैं आपको अगर हार्ड डिस्क की बात करूँ तो ये एक जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं लैपटॉप कंप्यूटर की, तो लैपटॉप कंप्यूटर में ये हार्ड डिस्क लगाते हैं। और पेन ड्राइव की अगर मैं बात करता हूं तो पेन ड्राइव ये है, तरह तरह की अलग अलग डिज़ाइन में पेन ड्राइव आती है, बट होता यही है। तो इसमें डेटा को स्टोर कर सकता है कंप्यूटर, तो इसको समझना है। मल्टीटास्किंग की अभी एक चीज़ और वर्सैलिटी की बात कर लेते हैं। एक ही कंप्यूटर में आप गेम्स भी खेल सकते हैं, ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं। मतलब एक ही कंप्यूटर में आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ह्यूमन से कंपेयर करते हो तो आपको पता होगा हर एक काम के लिए एक अलग मनुष्य, जैसे कि सिलाई करने वाला मनुष्य अलग होगा जिसको सिर्फ सिलाई आती होगी, बढ़ई अलग होगा, कारपेंटर, तो अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, एक ही समय में कई सारे काम कर सकता है। साथ ही साथ एक ही कंप्यूटर से हम कई सारे काम कर सकते हैं। देखिए अगला ऑप्शन भी मल्टीटास्किंग का दिया गया है, मतलब एक ही टाइम पर कंप्यूटर मल्टीपल टास्क कर सकता है। एग्जांपल में अगर मैं आपको समझाऊं तो अभी मैंने आपके सामने नोट्स ओपन कर रखा है, लेकिन वहीं पर अगर मैं देखूं तो ये रिकॉर्डिंग भी आपकी चल रही है, साथ ही साथ सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं,
अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो ये आपका खुला हुआ है, जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, एडिट करता हूँ, ये आपका खुला हुआ है। मैंने अगला चैप्टर खोल रखा है MSME सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। तो ये अलग अलग चीज़ें खुली हुई हैं ना, तो ये हमें थोड़ा सा देखना होता है। ओके, अब डिलीजेंस की बात करता हूँ तो कंप्यूटर थकता नहीं है, बोर नहीं होता और ना ही ब्रेक लेता है। 24 घंटे 7 दिन ये वर्क करता है। जैसे इंसान क्या होता है, किसी काम को करने में बोर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर बोर नहीं होता। ये 24 घंटे 7 दिन बराबर काम करता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, यानी कि कंप्यूटर के को साइज के आधार पर पार्टीशन कीजिए। क्लासिफिकेशन यानी कि इसके आपसे हिस्से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर साइज के बेस पर कंप्यूटर को 4 कैटेगरी में बनाया गया है। ठीक है, साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सुपर कंप्यूटर। देखिए, इसके बारे में आपको मैं डीपली वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने कंप्यूटर के सारे पार्ट्स आपको एक्सप्लेन किए थे। क्या होता है सुपर कंप्यूटर, क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्या होता है मिनी कंप्यूटर, क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो इन सभी को आप उस वीडियो पे जाकर देख लें। वीडियो को मैं पिन कर देता हूं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल सकता है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 पार्ट कौन कौन से, सिर्फ उसको देख लो। पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, गिव एग्जांपल्स। तो मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइस को लेकर भी एक डीपली वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। क्योंकि देखो, मैंने सिर्फ एक ही क्लास में जो मैंने ली थी, उसी क्लास से 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक मैंने डिवाइसेस को लेकर मैंने वीडियो बनाया था, एक मैंने क्या नाम है सॉफ्टवेयर्स को लेकर मैंने वीडियो बनाया था, और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उनको देखेंगे तो ये भी क्वेश्चंस आपका प्रिपेयर हो जाएगा। उस पर मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइस को एक्सप्लेन करा है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सॉफ्टवेयर्स के डिफरेंट प्रकार, यानी अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं, क्या क्या हैं, और उनको एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के आधार पर, एग्जाम्पल के साथ। तो सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसको भी मैंने बताया हुआ है। वो सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी है। मैंने इस पर बताया हुआ था कि जो सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम को ऑपरेट करना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की नीड होती है, जिनकी ज़रूरत होती है, उनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ लिनक्स हो गया, डिवाइसेस ड्राइवर हो गया, प्रिंटर ड्राइवर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका आ गया एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो इसको मैंने जो बताया था पुराने वाली वीडियो पे, उसमें मैंने बताया था कि यूज़र की समस्या को सॉल्व करने के लिए, यानी कि हम हो गए यूज़र की समस्या को सॉल्व करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। जैसे कि MS वर्ड, फोटोशॉप, इसको भी लेकर मैंने डीपली वीडियो बनाया है, तो उसको जाकर आप अच्छे से देखें और समझें। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ब्रीफली एक्सप्लेन जनरेशंस। देखिए, आपसे कंप्यूटर की जनरेशंस पूछी गई है और कहा गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की हिस्ट्री आप एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। तो हिस्ट्री को लेकर मैंने वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने जनरेशंस को एक्सप्लेन कर दिया है, उसको आप समझें। तो कंप्यूटर का डेवलपमेंट डिफरेंट जनरेशंस में हुआ है। अब जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, उसमें 1940 to 1956 लिखा हुआ है, जिसको मैंने कई बार बताया हुआ है कि कुछ बुक्स में 1945 लिख के आता है, कुछ में 1946 लिख के आता है, अधिकतर में 1940 लिख के आता है। तो इस पर कन्फ्यूज़न है, आप 1940 लेके चल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने क्वेश्चन में इसको समझा भी सकते हैं कि 1945 भी कई बुक्स में है, कई बुक्स में 1946 भी है, और कई बुक्स में 1940 भी है। तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, बहुत बड़े साइज़ के होते थे और बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे। एग्जाम्पल में ENIAC। अब आपको बता दूं कि जब कंप्यूटर का साइज़ ही बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो डेफिनेटली हीट तो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा हीट तो जनरेट करेगा ही करेगा। जैसे कि एक छोटा सा, अगर आप कोई मशीन, जैसे मैं लैपटॉप ही चला रहा हूँ तो ये लैपटॉप एक छोटा सा है, बहुत छोटा सा साइज़ हो गया क्योंकि इसमें माइक्रोचिप लगी हुई है। लेकिन यही जब बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में था तो कितना हीट जनरेट करता होगा। इस छोटे से साइज़ में भी फ़ैन लगे हुए हैं, उसके साथ साथ मैंने कूलिंग पैड भी यूज़ कर रहा हूँ, तब भी जाकर ये हीट करता है। तो इमेजिन कीजिए वो कितना ज़्यादा हीट करता होगा। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर की। तो 1956 टू 1963 इसका यूज़ हुआ था। अब पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, लेकिन इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ नहीं हुआ था, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहली जनरेशन की कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, लेकिन सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जाता है। देखो MCQ भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, उनको भी मैं प्रिपेयर कराऊंगा। हालांकि अगर आप ये लॉन्ग आंसर्स तैयार कर लेते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए पहली जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। तो आपको समझना है कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया और दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज़ किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर है वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, साइज में छोटा और स्पीड भी उससे ज़्यादा हुई। अब बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971 है। इसमें ICS यानी इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप का यूज़ किया गया। अब कंप्यूटर और छोटे और रिलेबल हो गया था। ठीक है, क्योंकि IC का आकार में बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, जिस वजह से कंप्यूटर भी साइज में छोटे हो गए। अब बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन में। तो 1971 टू प्रेजेंट अब तक, जो यानी कि 71 से लेकर अब तक जो जनरेशन चल रही है वो फोर्थ जनरेशन है। बाद में उसी को अपडेट किया जा रहा है। तो जनरेशन जो है वो क्या हुआ है कि फिफ्थ लिख तो दी गई है प्रेजेंट टू बियॉन्ड, बट रियल रीज़न ये है कि कुछ नया नहीं बनाया जा रहा है, उसी को अपडेट किया जा रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया नहीं जा रहा। तो देखिए इसमें फोर्थ वाले में लिखा है माइक्रो प्रोसेसर आया, PC लैपटॉप जैसे पर्सनल कंप्यूटर की इस जनरेशन का पार्ट है। अब फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की मैंने टाइमिंग आपको बता ही दी है। इसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। वॉइस रिकग्नाइजेशन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग इस जनरेशन के का पार्ट है। तो आपको पता होगा इस समय तो हम AI में घुस चुके हैं। AI आपका हर एक काम कर रहा है, AI से वीडियोस जनरेट कर रहे हैं, AI से हम बहुत सारा काम भी करा रहे हैं। तो ये आपका फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो आज की इस वीडियो के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, इनके नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।